सही में नहीं जाना है ना, तो टाइम खाली मिलेगा ना। तो हम पढ़ा ही देते ना वो। बी ब्लॉक वाला पढ़ा देते। जब बतिया लेंगे, बतियाएंगे। मेटलर्जी। मेटलर्जी। देखिएगा, अब सुनिए हमारी बात। मेटलर्जी चैप्टर है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, चूंकि चैप्टर बॉडी में आ रहा है, बोर्ड के लिए ही बात करेंगे। ठीक है। तो हाँ, जो काम होगा वो बोर्ड वाला ही बात होगा। और पूरी बात कर लें। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, सुनोगे? सुनना शुरू करो। मेटल एक होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में देखा होगा, हाइड्रोजन से ऊपर, और दूसरे तरह का मेटल होता है हाइड्रोजन से नीचे। जरा सीरीज एक बार गुनगुना दो। हाँ, लिखबा सरकाना मगल मनजन करकड़ फेकोनी सन पब हकू। कू जो देखे ना, कू कॉपर, AgHgPtAu, ये सबको नेटिव मेटल कहा जाएगा इस चैप्टर के हिसाब से। क्या कहा जाएगा? नेटिव मेटल। और बाकी सब तो रिएक्टिव मेटल है ही है। धरती को धरती माता भी कहा जाता है इस कॉन्सेप्ट पे कि सारा मेटल इस अर्थ क्रस्ट से ही मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, है ना। फिर और कहता है, जब हम मिनरल्स कह रहे हैं तो मिनरल्स ना, सारे एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट से ही निकलता है। और जो भी सबस्टांस अर्थ क्रस्ट से निकलता है उसको हम लोग कहते हैं मिनरल्स। ठीक है। तो देखो, हाइड्रोजन से ऊपर वाला जितना एलिमेंट था ना, ये मिनिमम ऑक्सीजन से तो रिएक्ट कर ही जाता है, अब बनाता है ऑक्साइड। सल्फर से रिएक्ट करके सल्फाइड, हालाइड से रिएक्ट करके हालाइड, कार्बोनेट से रिएक्ट करके मेटल कार्बोनेट। ठीक है। बाकी कॉपर, सिल्वर, मरकरी, प्लेटिनम, गोल्ड, ये सब नेटिव स्टेट में ही पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। जैसे KGF वाला सिनेमा में देखा होगा, सोना का खान मिलता है, उसका अलग से कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की जरूरत ज़्यादा नहीं है कि पूरा एक इंडस्ट्रियल सेटअप होगा। साफ करने में ज़रूरत पड़ता है, लेकिन पूरा एक लोहा जैसा इंडस्ट्रियल यूनिट की ज़रूरत नहीं है। तो लोहा का खान नहीं मिलता, उसका मिनरल्स मिलता है, और सोना का खान मिलता है। ये अंतर है। हाइड्रोजन से जितना ऊपर एलिमेंट है ना, सब ये सब सल्फाइड ऑक्साइड में मिलेगा। लेकिन कॉपर से नीचे जो है ना, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, ये सब सिर्फ एलिमेंट के रूप में ही अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मिनरल्स। ठीक है। और ऐसे मिनरल्स जिससे कि हम लोग मेटल निकाल लेते हैं, वैसे मिनरल्स को हम लोग ओर कहते हैं। ठीक है। वो मिनरल्स जिससे कि हम लोग क्या निकालेंगे? मेटल। यानी एक एलिमेंट का ढेर सारा मिनरल्स हो सकता है, लेकिन सारे मिनरल से हम लोग मेटल निकाल लें ये जरूरी नहीं है।
जिस मिनरल से एलिमेंट निकाल लेंगे उस मिनरल को हम लोग क्या कहेंगे, ओर कहेंगे। ठीक है, दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओर एंड मिनरल्स। इसीलिए उस बच्चे को डांटे, जैसे ही मिनरल बोले तो और बोल दिया फट से, तो उसको डांट भी दिए फट से। क्योंकि दोनों बराबर कर देगा तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेगा, जहां लिखा रहता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओर्स एंड मिनरल्स, है ना। तो मिनरल्स सिर्फ उसको कहते हैं जिससे जिस रूप में कोई एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है उसको मिनरल्स कहते हैं। और वैसे मिनरल्स जिससे कि एलिमेंट निकाल लेंगे हम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। क्लियर है। और ये जो 5 तरीके का बताए, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, ये सब टाइप्स ऑफ ओर था। ओर 4 ही टाइप का होता है, ऑक्साइड और, सल्फाइड और, कार्बोनेट और हैलाइड और। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक वही है, दैट इज ओर एंड मिनरल्स। तो पहला मिनरल्स लिखते हैं। आप लोग हेडिंग बना लिए ना। हाँ, बस इतना ही सा हेडिंग बनाना है। अरे कहता काम करो ना, हमको रुक जाइए चल जाइए काहे कहता रहता है, कम्मा करो अपना। कहता है रुक जाइए, अभी नहीं हुआ सर। हाँ, देखिए इसे रिकॉर्ड रिकॉर्ड वाला बात है। तो पहला हेडिंग लगेगा मिनरल्स। एवरीथिंग विच माइंड माइंड लिखा जाए, विच ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट कॉल्ड एज मिनरल्स। इसी कॉन्सेप्ट पे कोल को भी मिनरल्स कहते हैं, पेट्रोल को भी मिनरल कहते हैं, डीजल को भी मिनरल्स ही कहते हैं। एवरीथिंग विच ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट कॉल्ड एज मिनरल्स, है ना। अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करने के लिए अर्थ क्रस्ट को खोदना पड़ेगा, बाय डिगिंग द सरफेस ऑफ अर्थ क्रस्ट, डिगिंग खोद के अर्थ से निकालना पड़ेगा, दैट इज अ माइनिंग करना पड़ेगा। ठीक है। अब और किसको कहते हैं, तो सच टाइप ऑफ मिनरल्स, सच टाइप ऑफ मिनरल्स फ्रॉम बीच एलिमेंट extracted economically and conventionally called as ore. That is a basic difference between ores and minerals. वो सारा कुछ जो अर्थ क्रस्ट से निकलेगा उसको मिनरल्स कहेंगे, लेकिन और सिर्फ उसी मिनरल्स को कहेंगे जिससे कि एलिमेंट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। साथ में दो शब्द लिखा हुआ है, इसको छोड़ना मत, इकोनॉमिकली और कन्वेंशियली, सस्ते में ऑब्टेन हो जाए, और कन्वेंशियली मतलब आसानी से मिल जाए। सस्ता और आसानी दोनों मिला हुआ है। ठीक है। अदरवाइज काम करने से हर एक मिनरल से और निकल सकता है, एलिमेंट निकल सकता है, लेकिन अब एक ऐसा मिनरल से जिससे कि एलिमेंट निकालने में, आप सोचो कि अल्मुनियम के लिए सोचो कि 1,000 रुपये किलो पड़ जाए, और एक ऐसा मिनरल से जिससे कि अल्मुनिया निकल जाए 100 रुपये किलो में,
तो बताइए वो 1000 रुपये किलो में आपका कोई एल्युमिनियम खरीदेगा क्या? दैट इज वाई इकोनॉमिकली भी लिखना होगा और कन्वेंशियली भी लिखना होगा। वैसे ही मिनरल्स को छोड़ दिया जाता है जिससे कि एलिमेंट निकालना मुश्किल हो। ठीक है, तो इकोनॉमिकली और कन्वेंशियली। ठीक है, अकरेंस ऑफ एलिमेंट, अकरेंस ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट दो तरह से अकर करेगा, एक कंबाइंड फॉर्म में अकर करेगा और एक नेटिव फॉर्म में अकर करेगा। कंबाइंड फॉर्म और नेटिव फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म में कौन एलिमेंट अकर करेगा? तो जो भी एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है ना। तो बस एग्जांपल ही देखना है, एलिमेंट एबव हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज। नेटिव फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करेगा? तो एलिमेंट बिलो हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज। है ना, कॉपर बॉर्डर लाइन पे है, कॉपर दोनों ही एसिड में पाया जाता है ना। कॉपर के कंबाइंड फॉर्म भी होते हैं और कॉपर के नेटिव फॉर्म भी होते हैं। मामूली मत समझना, बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन यहीं से पकड़ा जाता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इन द नेटिव फॉर्म, है ना। उसमें ऑप्शंस देखना रहता है कौन सा नेटिव फॉर्म होगा, तो प्लैटिनम होगा, गोल्ड होगा, मरकरी होगा, सिल्वर होगा। ये एलिमेंट नेटिव फॉर्म में पाया जाता है, बाकी सब एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। हाँ, एग्जामिनेशन माहौल की वजह से क्वेश्चन उसमें भी सोचना पड़ता है या फिर तुम लोगों को अगल बगल देखना पड़ता है, तो उसको नहीं करना है। वैसे उसको जो है एकदम से ठीक लगा देना है कॉन्फिडेंस से। अब टाइप्स ऑफ ओर, राइट द डिफरेंस बिटवीन ओर एंड मिनरल कहेगा, बस यही बातें लिख देना है कि जो भी चीजें अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होता है उसको मिनरल कहते हैं। ओर कहते हैं सिर्फ उसी मिनरल्स को, ओर कहते हैं सिर्फ उसी मिनरल्स को जिससे कि एलिमेंट हम निकाल सकते हैं आसानी से और सस्ते में, है ना। इसलिए एक लाइन तुम लोग शायद सुना हो कि कहा जाता है ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। इस स्वर्णिम बात को भी लिख देना चाहिए, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट द ओर, ऑल मिनरल्स आर नॉट द ओर। मतलब ये समझिए कि एलिमेंट ये है, इसका मिनरल्स है एक्स भी, वाई भी और जेड भी। कोई एलिमेंट ये है, एलिमेंट है ये, और इसका मिनरल्स है एक्स वाई, लेकिन वाई से हम एलिमेंट निकाल सकते हैं सिर्फ, तो और सिर्फ क्या होगा, एक्स जेड मिनरल्स रहेगा लेकिन और नहीं होगा, है ना। दैट इज ए डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर। इसीलिए कहा जाता है ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। समझ में आया बात? क्या समझाए, समझ में आया बात? कि एलिमेंट ये है जिसका मिनरल्स है एक्स वाई जेड और उसका ओर है सिर्फ बाई, यानी बाई से हम एलिमेंट निकाल सकते हैं, तो बाई हो गया और एक्स जेड रह गया मिनरल्स। ठीक है, तो जो और हुआ वो मिनरल्स तो है ही है,
लेकिन जो मिनरल्स है वो और नहीं है, वही लिखा हुआ है। क्लियर है? ये फिगर आउट करके रखोगे। नाउ द टाइप्स ऑफ ओर, टाइप्स ऑफ ओर, और कितने टाइप का होता है? तो जो कंबाइंड स्टेट देखे थे ना, बस वही है। ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट और हैलाइड और, ये चार तरह के और होते हैं। ऑक्साइड और, सल्फाइड और, कार्बोनेट और हैलाइड और। हैलाइड और जनरली समुद्र में पाया जाता है। ऑक्साइड और Fe2O3, एग्जाम्पल ही देखना होगा। Fe3O4, ये हेमाटाइट है ना, ये मैग्नेटाइट। Al2O3 2H2O, बॉक्साइट। आयरन का और CuFeS2, कॉपर के कंबाइंड फॉर्म, कॉपर पायराइट। ZnS, जिंक ब्लेंड, है ना। PbS, गैलेना। HgS को जानते हो? सीना बार, एक बार लगा दो तो सीना पे सवार, सिंदूर कहते हैं इसको। हाँ, HgS ही सिंदूर में होता है। याद हो जाएगा ना, बोले तो जो गलत सही ठीक है। लेकिन वो सिंदूर का पहाड़ कहते हैं, उसी को। कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट भी हो रही है, कैल्शियम का। लाइम स्टोन, है ना। मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब हो रही है। लेकिन जो तुम लोग को आता होता है बस वही लिखेंगे यहाँ पे। हाइलाइड और NaCl, है ना, KCl, ये सब हैलाइड और है। समुद्र में पाया जाएगा NaCl, रॉक साल्ट कहेंगे यहाँ पे, इसका नाम रॉक साल्ट हो जाता है। और दो चार ZnS आता है आप लोगों को, HgS भी आता ही है। हेमाटाइट मैग्नेटाइट तो पिछले बार ही पूछा है शायद, फॉर्मूला पूछता है। कुछ कुछ बात इसनो इसनो पूछता रहता है ना, जिसको लिखने में भी थोड़ा ठीक ठाक लगता भी नहीं। अब कौन सी हम मतलब फार्मूला पढ़ा रहे हैं जिंक कार्बोनेट का। हेमाटाइट मैग्नेटाइट, FeCO3 सीडराइट, FeCO3 सीडराइट। आयरन कार्बोनेट, FeCO3। आयरन पायराइट, पायराइट जो वर्ड लगेगा ApS2 में, ApS2, आयरन पायराइट। देखो हम बताते हैं, आयरन के और देखो सब है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, एक तो लिखे होंगे ना सीडराइट, आयरन के और हैं। FeS2 आयरन का ही और है। तो ऐसे भी सवाल आता है, बीच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट द ओर ऑफ आयरन, तो ये नाम तो आयरन के ओर के ही हैं, तो इसके अलावा कोई और नाम रहेगा तब उसको नॉट द ओर ऑफ आयरन।
कॉपर पाइराइट हो गया, क्यूपराइट, क्यूपराइट Cu2O, क्यूपराइट Cu2O, क्यूपराइट। और CuS भी होता है, कॉपर ग्लैंस होगा, Cu2S कॉपर ग्लैंस। ये सब कुछ प्रिंसिपल और है। जेडएनएस लिख दिए, जिंक ब्लेंड, ठीक। जिंक कार्बोनेट कालामाइन, जिंक कार्बोनेट कालामाइन, कालामाइन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में था Na3AlF6, Na3AlF6 इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहे हैं। क्या नाम है इसका? क्रायोलाइट, अल्युमिनियम का और है, Na3AlF6 क्रायोलाइट। अब करीब करीब लिख दिए सब। हो गया, हो गया। अब देखो इस चैप्टर का एम क्या समझाना है। आयरन ऑक्साइड एक और है, इससे आयरन कैसे निकलेगा, क्या क्या करना पड़ेगा इससे आयरन निकालने के लिए। 3 गो एलिमेंट निकालने के लिए आपके सिलेबस में रहता है। एक गो आयरन, एक ठो कॉपर और एक ठो अल्युमिनियम, है ना। अल्युमिनियम का इस वाले ओर से निकलता है ज्यादातर, Al2O3 2H2O, बॉक्साइट ओर से, है ना। आयरन का एक्सट्रैक्शन हेमाटाइट से होता है। आयरन का एक्सट्रैक्शन किससे हो रहा है इंडिया में? मेन बात ये होता है कि इंडिया में ये किससे एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ये पूछता है। तो फिर हेमाटाइट है। कॉपर वाला कॉपर पायराइट होगा, CuFeS2। और अल्मुनिया वाला फिर से बॉक्साइट होगा। बस 3 ही नाम तो है आपके। कौन कौन बता दिए? आयरन, कॉपर, अल्मुनिया, बस ये 3 ठो का एक्सट्रैक्शन, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर का एक्सट्रैक्शन पूरा प्रोसेस होता नहीं है, उसमें एक लाइन, एक ठो केमिकल प्रोसेस सिर्फ उसमें करना होता है। साइनाइड से वो साफ होता है। किससे साफ होता है? तो उसके लिए आता है साइनाइड प्रोसेस। तो ये पूछा भी जाता है कि साइनाइड प्रोसेस से साफ कौन होगा, यानी कॉन्सेंट्रेट कौन होगा, यानी एक्सट्रैक्ट कौन होगा। तो गोल्ड या फिर सिल्वर, ठीक है। साइनाइड प्रोसेस सिर्फ उसी के लिए। नाउ द मेटलर्जिकल ऑपरेशन, मेटलर्जिकल ऑपरेशन। अब पेशेंस से यहाँ पे चुपचाप बैठ के पहले देखिएगा, पूरा चैप्टर कह देंगे, पूरा चैप्टर कह देंगे। वैसा वाला फ्लो चार्ट तैयार है, वही बता रहे हैं। थोड़ा पेशेंस फुल्ली देखिएगा, हल्ला वल्ला नहीं करिएगा। देखिए कोई भी और जो अर्थ क्रस्ट से मिलेगा वो होगा रॉक और, चट्टान के फॉर्म में मिलेगा, पत्थर नुमा मिलेगा, यानी सबस्टांस पत्थर जैसा मिलेगा, कुछ मिनरल्स कहेंगे, या यदि उससे एलिमेंट निकाल रहे हैं तो और कहेंगे।
सबसे पहला इसमें एगो मशीन लगेगा, मशीन लगेगा, जिस मशीन को हम कहेंगे क्रशर और ग्राइंडर। नहीं, जो गांव घर में भी लगा रहता है, बाईपास में देखेगा क्रशर मशीन लगा हुआ है। तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग, क्रशिंग और ग्राइंडिंग, ये होता है बॉल मिल से, मिल का नाम है मिल, और स्टैंप मिल से मशीन का नाम लिखें, है ना। बॉल मिल या स्टैंप मिल, पत्थर तोड़ने वाला मशीन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये रॉक ओर को कन्वर्ट करना पड़ेगा पाउडर्ड ओर में। किस ओर में? पाउडर्ड ओर में, तब न जाके कोई केमिकल प्रोसेस होगा। तो सबसे पहला काम ओर से मेटल निकालने में क्या? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। कैसे होगा? बॉल मिल से होगा और या स्टैंप मिल से होगा, ठीक है। पाउडर्ड ओर के बाद कॉन्संट्रेटेड ओर, कौन सा ओर? कॉन्संट्रेटेड ओर। यानी पहला प्रोसेस क्रशिंग ग्राइंडिंग के बाद दूसरा जो प्रोसेस है उसको नाम दिया गया है ओर ड्रेसिंग, ओर ड्रेसिंग या कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। दूसरा प्रोसेस का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और इसी का नाम है एक और ड्रेसिंग। कॉपी चौड़ा करके लिखिएगा आप लोग, तब हो जाएगा। और ड्रेसिंग या कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो मिलेगा आपको कौन सा और इसके कराने के भी कुछ खास प्रोसेसेस हैं, सुनते रहिएगा। पहला प्रोसेस है ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन। हम बोल दिए हैं, पूरा चैप्टर हम लिख देंगे इतना में, इसलिए पेशेंसफुली देखिएगा। दूसरा नाम है ठीक ही फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, है ना, फ्रॉथ फ्लोटेशन। तीसरा नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। और चौथा नाम है लीचिंग, चौथा नाम है लीचिंग, है ना। ये तीनों फिजिकल मेथड है और ये चौथा केमिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर है ना। ये कौन सा मेथड है? केमिकल मेथड। केवल यही एक केमिकल मेथड होता है। इससे क्या होगा सुनिएगा, इससे क्या होगा, इस प्रोसेस से होगा और जो आप जिससे एलिमेंट निकालने वाले हैं उससे अर्थी इंप्योरिटीज साफ होगा, ठीक है। अर्थी इंप्योरिटीज साफ होगा ओर से, पाउडर्ड ओर से, है ना। क्या क्या कर सकते हैं हम लोग ग्रेविटी से। अब बात होता है कि इतना ढेर सारा टाइप्स ऑफ ओर है, तो हमें तो पढ़ना अभी जारी है, तो किस में कौन सा प्रोसेस करते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पे एग्जाम्पल, मोटे नहीं आपके लिए पूरे ही है ना। ग्रेविटी सेपरेशन हम लोग करते हैं ऑक्साइड ओर का, आपका बोर्ड ही पूरा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसंट्रेटेड फ्रॉम ऑक्साइड ओर, नाम होगा ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेटिंग सल्फाइड ओर, नाम होगा फ्रोथ फ्लोटेशन। सल्फाइड ओर को हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन से साफ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सेंट्रेटेड फ्रॉम मैग्नेटिक सेपरेशन, जिसके भी एलिमेंट मेटालिक होंगे, आयरन कोबाल्ट निकेल के ओर, आयरन कोबाल्ट निकेल ओर, है ना। चूंकि ये फेरोमैग्नेटिक है, ये जो भी मिलेगा आपको अर्थ से वो और मैग्नेटिक ही होगा। तो कॉन्सेप्ट बहुत साफ है, इसमें पढ़ाएंगे सिर्फ फ्लोटेशन ही डिटेल में, इसका प्रोसेस बहुत साफ है। ऐसे फोटो वोटो बना के समझा ही देंगे,
कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखेगा वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रखेगा वो दूर हट जाएगा। ठीक है, तो और चूंकि मैग्नेटिक है तो सब मैग्नेट की तरफ चिपक जाता है या हट जाता है। ये वैसे ही मशीन होता है जैसे गांव घर में अभी धान से चावल बन रहा होगा, तो चावल एक तरफ गिरता है जिसको थ्रेशर मशीन कहते हैं, और उसका जो भूसा होता है वो एक तरफ उड़ते चला जाता है। उसी तरह से इसका इम्प्योरिटीज एक तरफ उड़ते चला जाएगा और जो है दूसरे तरफ कलेक्ट हो जाएगा। लीचिंग करते हैं हम लोग बॉक्साइट ओर का, लीचिंग करते हैं हम लोग बॉक्साइट ओर का, और लीचिंग करते हैं हम लोग ओर ऑफ गोल्ड और सिल्वर का। गोल्ड और सिल्वर को साफ करने के काम में लीचिंग ही आता है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर तो है नहीं, गोल्ड सिल्वर सीधा और तो है नहीं है, तो ये लीचिंग वाले मेथड्स में साइनाइड प्रोसेस आएगा, और साइनाइड प्रोसेस जो आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर और गोल्ड को साफ कर देंगे। बस इसको बस यही इतना से मतलब है, आगे जाएगा भी नहीं। क्लियर है? सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कंसंट्रेटेड ओर को हम लोग फिर क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड ओर को हम लोग फिर ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे। यदि वो ऑक्साइड ओर ही है तो छोड़ देंगे, लेकिन यदि वो ऑक्साइड ओर नहीं है तो सारे ओर को हम लोग ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कॉन्सेंट्रेटेड ओर के बाद हम लोग को मिलने वाला है ऑक्साइड ओर। तो तीसरा प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होता है कन्वर्सन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड ओर। कन्वर्सन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड ओर। ठीक है, ऑक्साइड ओर, ऑक्साइड ओर बनाने दो। तो यहां पे आपको मिल जाएगा कौन सा ओर, ऑक्साइड ओर। इसके लिए दो प्रोसेस है आपके बुक में, एक है रोस्टिंग और दूसरा है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या किया जाता है, जो जरा सुनिएगा। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में करा ये जाता है कि और जो भी कॉन्सेंट्रेटेड आया पाउडर उसको गर्म किया जाता है काफी हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, कभी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कभी इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसी पर दो नाम है। यदि आप हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो फेनोमेनन को रोस्टिंग कहते हैं, और यदि पाउडर्ड ओर को आप हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ओर को इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उसको क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। और यही प्रेजेंस ऑक्सीजन बार बार भुला जाते हैं, इसीलिए ये बराबर आता भी है पेपर में, व्हाट इज रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग में कैसे हीट करना है, हाँ जब हम हैं तो गम नहीं होना चाहिए ना। देखो देखो देखो, ऑक्सीजन आ गया कहाँ पे, रोस्टिंग में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आ गया ना O2। अब काहे के लिए भूलेंगे इसको, आप लोग लगाइएगा ना, मेरे साथ मिल गए तब हो गया। अब रोस्टिंग याद करते करते उल्टा पुल्टा हो जाता है, इसी वजह से ये आता है। तब अब कभी नहीं भूलिएगा, बाल बच्चा तक को बता दीजिएगा। हमारा एम तो वही, देख लीजिए रोस्टिंग में ऑक्सीजन है या नहीं है, पहले ही है, और कैल्सिनेशन में ये पहले ही है, अब्सेंट है ना। तो इसको कहते हैं, अब जहां याद करना है वहीं पे काम करना होगा ना। तो इसको लगातार एक आध घंटा देखने के बाद ये समझ में आया, इतना याद करते भुला जाते, याद करते भुला जाते, तो ऑक्सीजन तो पहले ही दिखाई दे रहा है। तो हो गया हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
हीटिंग इन द, इसका जो रोस्टिंग करते हैं वो किसका करते हैं, तो सल्फाइड ओर का रोस्टिंग किया जाता है। और कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन किया जाता है। कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन किया जाता है। और सल्फाइड ओर का क्या किया जाता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सवाल का आंसर लिख रहे हैं, आ जाकर के 10 साल का पेपर बना देगा मेटलर्जी का, बस इतना ही से। ठीक है, यही सब कुछ न कुछ अदल बदल के आता रहता है। ऑक्साइड ओर को अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्साइड ओर है तब इसमें दो ही चीज है, एगो मेटल होगा, एगो ऑक्सीजन होगा। क्या कोई भी और जब ऑक्साइड और बन गया तो क्या होगा इसमें, तो एगो मेटल होगा और एक रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर देंगे। मेटल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर देंगे तो मेटल निकल जाएगा कि नहीं मिल जाए। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहते हैं। नाउ द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड और आ गए मेटल तक। अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, मेटल। क्या करना है इसके लिए, चौथा प्रोसेस रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर। अब इसमें पूछा जाएगा कि किस मेथड से आप रिडक्शन कीजिए। ठीक है, तो आप रिडक्शन कराने के लिए भी 3-4 मेथड है, आप यहां पर देख लीजिए। एक मेथड, पहला रिडक्शन बाय कार्बन, नहीं पहला ऑटो रिडक्शन, पहला ऑटो रिडक्शन, आने की कुछ नहीं करना है, ऑक्साइड और को ऑटो पे बिठा दीजिए, अपने आप ही घट जाएगा। नहीं, ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ रिडक्शन। आने उस ओर को हीट कर दीजिएगा ना तो अपने आप ही ऑक्सीजन निकल जाएगा और मेटल बच जाएगा। ठीक है, ऑटो रिडक्शन। दूसरा करते हैं रिडक्शन बाय कोक, रिडक्शन बाय कोक, रिडक्शन बाय कोक। कोक मतलब कार्बन। पूछा भी जाता है भाई कोक यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जिकल ऑपरेशन, तो बोलने के लिए बोल देते हैं कोक जो होता है कार्बन का 98% प्योर फॉर्म होता है, दूसरा बड़ी सस्ता होता है ना। इसीलिए झारखंड मेरे बगल में रह के इतना सारा इंडस्ट्री, अब बिहार में कहते हैं पानी नहीं तो इंडस्ट्री कुछ होगा, है ना। वहाँ पर इतना ज़्यादा कोक है कि इंडस्ट्री सेटअप कर लिया और ये रिड्यूसिंग एजेंट तो सब वहीं पे मिल ही जाएगा सस्ते में। तो ढेर सारा इंडस्ट्री देखिएगा, जैसे ही ट्रेन से बॉर्डर पार कीजिएगा तो खाली चिमनी चिमनी दिखाई पड़ेगा। तीसरा रिडक्शन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, रिडक्शन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड अलग से लगता नहीं है, वही कोक है जो इनकम्प्लीट कंबसन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन में मतलब कि दूसरे का रिडक्शन करा देता है। तीसरा के बाद चौथा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है ना उसका कराते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। पांचवा एक और ऊपर में ही लिखा था रिडक्शन बाय एल्युमिनियम, रिडक्शन बाय एल्युमिनियम, इसका स्पेशल एगो नाम है एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। खाली आयरन के लिए करते हैं, इसको थर्माइट प्रोसेस भी कहते हैं। ऑटो रिडक्शन इनर्ट मेटल के ऑक्साइड्स को करते हैं, ऑक्साइड ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। नहीं हटेगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हम दूसरे तरीके से लिखवा देते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज लिख के लिखवा देते हैं। चलिए, हो गया आपका मेटल निकल गया। अब उस निकले हुए मेटल को रिफाइन करना होता है।
तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल करते। तो उतारिए, एक लाइन और खींच देंगे आगे, एक लाइन और आगे खींचेंगे तो शुद्ध मेटल मिल जाएगा आपको। जल्दी से कॉपी चौला करके, कौन सा मोड कहते हैं उसको? हाँ, इसके बाद एक अभी इतना सा जगह रहना चाहिए, है ना, क्योंकि हम छोटा कर देंगे फिर आपसे उतरेगा नहीं। एक एक स्टेप और जाएगा, ये रिफाइनिंग जाएगा है। हाँ ये वही फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन वाला नेचर है इसका। जो बैठता यहाँ है, रहता दूसरे की तरफ। ऐसे समाज में लोग पाए जाते हैं, ये सब रहता नहीं, ये सब पाया जाता है। कुछ लोग रहते ही हैं जो, अब बताइए, छोटा हो जाएगा तब माइक्रोस्कोप लगा लेगा, ये ना देख रहा है कि सर किए क्या हम लोग के लिए। इतना बड़ा चैप्टर जब देखते थे, 10 गो चैप्टर, 10 गो लाइन किताब, नोट्स खुदे बनाए थे, पढ़े भी थे, सर एक की जगह सब कुछ ला दिए। ये तो कभी सोचता नहीं होता कि ना सर, वाह सर कितना अच्छा किए सर, बड़ाई कर देता थोड़ा। कि सारा एक की जगह कर दिया। ये तो तुमको करना चाहिए अपने याद रखने के लिए ना, वो काम कर दिए। नहीं, कितना बढ़िया काम कर दिए तुम्हारे लिए। तो पार्टी में क्या क्या सब किया तुम लोग? आज पार्टी हो गया ना जी? नहीं नहीं, अभी करके आया है पार्टी सब। ये कोई पार्टी होता है? मुर्गा भात। मुर्गा भात। एग्जाम्पल लिखने में एकदम सावधानी बरतिएगा। लिखने में जो समय लगे मेहनत कर दीजिए, 2 मिनट का काम है। तो बोल रहा है ये नहीं, पार्टी हुआ ना जी? तो मतलब 9 से 11, 11 से 1 ही सब खाली हो गया समय। ना जाना चाहिए था कि ऐसे नहीं करना है। हाँ वो गया होगा।
तो क्या बना था? पहले बता रहा भी नहीं किया कि क्या खाया था। हमको क्या पता, देखिए कुछ। मतलब तुम लोग चाहता है कि भोज भात हो, नहीं? लिखा। लिखा। मेन बात तो यहीं से स्टार्ट हुआ ना, यहीं पाउडर डोर को कॉन्सेंट्रेटेड डोर, बाकी तो वो मशीन लगा हुआ था। ठीक है। अब उस मेटल को क्या करना है? प्योर कर देना है ना? मेटल को प्योर करना है। यहाँ पे हम लोग ओर को प्योर किए थे, ओर को प्योर किए थे। इस बार मेटल को प्योर करना है। तो यहाँ पे लिख दें
पांचवा, पांचवा प्रोसेस, पांचवा प्रोसेस लिख दें, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो आपको मिल जाएगा प्योर मेटल। क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल। इसके करने के भी तरीके हैं, इसके करने के भी तरीके हैं। रिफाइनिंग, सबसे पहला तरीका जोन रिफाइनिंग है ना, जोन रिफाइनिंग। एग्जाम्पल सेमी मेटल्स का करते हैं जोन रिफाइनिंग, सेमी मेटल्स का करते हैं जोन रिफाइनिंग। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, है ना। कॉपर का करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ओ, प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाए थे कि मोटा कॉपर का रड ले लेते हैं और पतला कॉपर का रड ले लेते हैं। तो कॉपर सिल्वर ये सब का जो रिफाइनिंग करना होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे, क्योंकि इम्प्योरिटीज से भी जो है अच्छे मटेरियल मिल जाते हैं। तीसरा फॉर अल्ट्रा प्योर मेटल, फॉर अल्ट्रा, अल्ट्रा प्योर मेटल। चौथा प्रोसेस अल्ट्रा प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए ए वैन आर्कल मेथड, वैन आर्कल मेथड। टाइटेनियम का करते हैं बी मॉन्स प्रोसेस, मॉन्स प्रोसेस, वैन आर्कल मेथड। ये सबसे आप अल्ट्रा प्योर मेटल निकालते हैं, अल्ट्रा प्योर। क्या निकालते हैं? अल्ट्रा प्योर मेटल निकालते हैं। मॉन्स हो गया, वैन आर्कल मेथड हो गया, बस ये दो याद रखिएगा। जोन रिफाइनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, बस। इसका एग्जाम्पल जिरकोनियम, इसका एग्जाम्पल निकेल। इतना प्रोसेस कर दीजिएगा, एक वो इंडस्ट्री लगी जाएगा। और इसी से पता चलेगा धरती माँ क्यों कहा जाता है, क्योंकि सब कुछ अर्थ से ही निकलता है। हम्म, लगाइए माइक्रोस्कोप।
हल्ला नहीं करिए। रिडक्शन बाई एल्युमिनियम आयरन का और करते हैं, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, एग्जाम्पल लिख दीजिए। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अल्युमिनियम का करते हैं बॉक्साइट और का Al2O3 का। कार्बन मोनोऑक्साइड से FeO का रिडक्शन करते हैं। कह तो दिए थे एग्जाम्पल लिखवाएंगे। एग्जाम्पल उसका और भी लिखाने का एक तरीका है अपने पास। हो गया। मोटे मोटे तौर पे अभी सब में से कुछ प्रोसेस को हम डिस्कस कर देते हैं। बड़े देखो किसको किससे रिडक्शन करना है वो थोड़ा सा यहां पर देख लो एग्जाम्पल में। लिकबा, सरकाना, मगल, मनजन, करकड, फेकोनी, सन, पब, ह, कु, एजी, एचजी, पीटी, एयू, यही ना। देखो अल्युमिनियम तक ना यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट का है। मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट ये सब है। इसको आप कार्बन से रिडक्शन कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से कर सकते हैं, इसको आप अल्युमिनियम से भी रिडक्शन कर सकते हैं, मतलब इसके ऑक्साइड्स के। दियर ऑक्साइड्स undergoing reduction, undergoing electrolytic reduction। मतलब ये आईआईटी तक के इंपॉर्टेंट बात जो हुआ करता था वो बता रहे हैं कि किसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, कहां तक करते हैं, अल्युमिनियम तक। उसके नीचे पीबी तक दियर ऑक्साइड, दियर ऑक्साइड, दियर ऑक्साइड undergoing reduction by कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम, तीनों से रिड्यूस हो सकता है। अब आयरन ऑक्साइड में खास के एल्युमिनियम इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस को एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, है ना। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन देखो यहाँ लिख ही देते हैं फट से, Fe2O3 प्लस Al, आयरन निकल जाता है Al2O3 कहलाता है। हो गया ना रिडक्शन। देखो रिडक्शन हो गया कि नहीं हो गया, अरे हुआ रिडक्शन। यहां देखो ना थकेला तो लगता है, सब एक्साइटेड जो करता है उसके तरफ रह भी नहीं करता है, लगता है वो तो हो ही रहा है तो सर कर ही रहे हैं, बाकी जो इधर बचल है वो हम कर लेते हैं। Fe2O3 प्लस Al क्या निकल गया, Fe प्लस, हम क्या बता रहे हैं, मेटल निकल गया, हेमाटाइट और से आयरन निकल गया। देखिए कितना आसान प्रोसेस। इस प्रोसेस को गोल्ड स्मिथ प्रोसेस कहते हैं। गोल्ड स्मिथ नाम कहते हैं, लिखा था स्मिथ डिट, पढ़िएगा गोल्ड स्मिथ प्रोसेस या एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस या इसी को थर्माइट प्रोसेस भी कहते हैं, थर्माइट प्रोसेस। यही सब वहां पे लिखना पार नहीं लग रहा था इसलिए छोड़ दिए थे,
है ना, थर्माइट प्रोसेस भी कहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि ये जो लोहा निकलता है ना, मोल्टेन आयरन निकलता है, पिघला हुआ लाल तपता हुआ आयरन निकलता है, रेड हॉट मोल्टेन आयरन। कैसा हॉट? रेड हॉट मोल्टेन आयरन, जिसका एक और नाम दिया जाता है, इसी को थर्माइट कहते हैं। दैट इज बाय द नेम इज थर्माइट प्रोसेस। लाल पिघला हुआ लोहा को थर्माइट कहते हैं, है ना, और इसीलिए इसका नाम है थर्माइट प्रोसेस। चूंकि एल्युमिनियम से रिडक्शन किए तो एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, टेम्परेचर तो लगा ही होगा, हाई टेम्परेचर तो यहाँ लगा ही है, एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। और गोल्ड स्मिथ साहब डिस्कवर किए, इसलिए गोल्ड स्मिथ प्रोसेस कहते हैं। अब ये जो देख रहे हो ना, कॉपर सिल्वर HgPtAu, इसको जो है अंडरगोइंग रिडक्शन बाई, अंडरगोइंग रिडक्शन कैसे? ऑटो रिडक्शन, है ना, अंडरगोइंग ऑटो रिडक्शन। ये सब का यदि ऑक्साइड मिलेगा, मतलब ये है कि HgO है, तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत न है, हीट कर दीजिएगा तो मरकरी प्लस ऑक्सीजन निकल जाएगा। इसीलिए कहा गया है ऑटो रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन, है ना, इसको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ हीट करने से ये ऑक्साइड रिडक्शन में चला जाएगा। तो इधर वाला जो एलिमेंट है इसका करते हैं हम लोग ऑटो रिडक्शन। तो सारा एग्जांपल तो सामने है कि इसका कौन विधि से रिडक्शन होगा। जल्दी से, इसको कहा जाता है, इतना सबको इसलिए कि ये सब रिएक्टिव मेटल्स में आता है, रिएक्टिव मेटल है। ये वाला जो कॉलम बना है मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है ये, और उधर में लेस रिएक्टिव है, वेरी लेस रिएक्टिव, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं। देखिए लिखवा सरकाना में कितना दम है, कहां कहां नहीं काम आ जाता है। 80% ऑफ द बोर्ड क्वेश्चन क्लियर फ्रॉम प्रीवियस एग्जामिनेशन 10 साल। ये सब ऐसे बताने के लिए नहीं होता है गुंजा, ये सबको तुम डंका डंका बजवा बजवा के बताना पड़ता है कि एकदम आज बोर्ड पार, आज बोर्ड पार, ऐसे बोल बोल के बताना पड़ता है। ग्रेविटी सेपरेशन को हाइड्रोलिक वाशिंग भी कहते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन को हाइड्रोलिक वाशिंग भी कहते हैं।
यही सब तो बात विचार है। हम्म। अब इससे सवाल क्या बनेगा, कैल्शियम के ऑक्साइड्स किस रिडक्शन में जाएंगे, या रिडक कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यहाँ पे नहीं, लेकिन अब पढ़ा चुके आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हॉल्स प्रोसेस था। हो गया। पढ़े थर्माइट प्रोसेस, ये सबसे मुंह नहीं मोड़िएगा, सब क्वेश्चन है, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। इना की एगो लिखिए लिए दूसरे का नहीं जाने। इवन ये भी इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्माइट, तो हॉट मोल्टेन आयरन, रेड हॉट मोल्टेन आयरन को थर्माइट कहते हैं, आयरन को थर्माइट नहीं कहते। लाल तपता हुआ पिघला हुआ लोहा को थर्माइट कहते हैं। ये वेल्डिंग पर्पसेस में काम आता है। थर्माइट बिल्डिंग का नाम है, थर्माइट बिल्डिंग, आयरन बिल्डिंग जिसको कहते हैं, लोहा वाला बिल्डिंग जिसको कहते हैं। इसी मेथड से लोहा पिघला करके लोहा से लोहा को सटाया जाता है। ये लिख लेना, थर्माइट बिल्डिंग। अभी ये वो गैस बिल्डिंग होता है ना, ये हॉलो पाइप का बिल्डिंग जब कराना होता है तो गैस बिल्डिंग होता है, उसमें इथिलीन गैस। और यहाँ पे आयरन बिल्डिंग है, ये आयरन बिल्डिंग प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस आयरन वेल्डिंग प्रोसेस होता है। मतलब लोहा वाला वेल्डिंग का काम जो होता है ना, इसी प्रोसेस से होता है। इससे जमा हुआ लोहा निकलता है और लोहा चिपका देगा एक दूसरे लोहा को। अब बढ़ते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन कहां से आ रहा है, प्रोसेस समझ में आ ही रहा होगा। ग्रेविटी सेपरेशन, और इसी को कहते हैं हाइड्रोलिक वाशिंग। देखो कुछ टर्म जानना भी जरूरी था, रुको। हाइड्रोलिक वाशिंग हेडिंग तो बना ही दिया होगा, नहीं बनाया। तीन गो बात होगा यहाँ पे, गैंग, फ्लक्स और स्लैग, तीन गो टर्म होता है, ठीक है। अब इसको लिखने के लिए हमको लिखना पड़ता, तो टर्म से लिख दो, सम टर्म, सम टर्म, ये भी तो तुम लोगों को पूछता ही है। गैंग, गैंग कहते हैं इंप्योरिटीज को, अर्थी impurities with the ore called as gang। समझे, जो अर्थी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होगा ना ओर के साथ, उसको गैंग कहेंगे। जो समाज में इंप्योरिटीज प्रेजेंट होता है ना, उसको भी कहते हैं गैंग। फलना गैंग बनाया है, तो इंप्योरिटीज है,
वो जो कहते हैं ना कि कौन से गैंग में शामिल हो जाएगा वो फलना गैंग का आदमी, हम उसको क्या कहते हैं? इम्प्यूरिटीज कहते हैं, सामाजिक इम्प्यूरिटीज। यहाँ केमिस्ट्री में केमिकल इम्प्यूरिटीज, अर्थी इम्प्यूरिटीज क्या कहलाएगा? गैंग। दूसरा फ्लक्स, ठीक है? नहीं, उतना टेंशन लेते हो। एफ को साइलेंट करो, देखो क्या है। लक्स। लक्स से क्या करते हैं हम लोग? गंदगी धोते हैं। तो गैंग को साफ करने में जो केमिकल इस्तेमाल होगा उसको फ्लक्स कहेंगे। द केमिकल कंपाउंड बीज यूज टू रिमूव गैंग कॉल्ड एज फ्लक्स। फॉर एफ को हटा देना, लक्स। लक्स से पकड़ लेना, वो गंदगी साफ करने वाला केमिकल कंपाउंड। केमिकल सबस्टांस। देख तो ये कितना इंजीनियरिंग किया हुआ मेरा सिलेबस सब रहता है, कहाँ कहाँ पर जहां जहां याद करना है वहां वहां छोड़ते नहीं। वो गैंग है, एक नया शब्द जैसा लग रहा है, तो इसको समाज से जोड़ के कह दिए कि सामाजिक इम्प्यूरिटीज को भी गैंग ही तो कहते हैं, कि वो गैंग बनाया है, तो समाज का इम्प्यूरिटीज है। अर्थी इम्प्यूरिटीज हो गया। लक्स साबुन होता ही है। तो केमिकल सबस्टांस which used to remove gang called as फ्लक्स, है ना? अब सोचो ये सब नहीं बताते हम तो कितना मिस करते कि भाई देखिए तो गैंग, फ्लक्स, लक्स, ये सब की जानकारी तुम दिए नहीं। सब जवान कैसे होगा अकेले अकेले? एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स, ये जो लक्स है ना, ये दो तरह का होता है। एगो नेशनल लक्स और एगो इंटरनेशनल लक्स। नहीं, एगो लक्स जो हम लोग लगाते हैं, एक तो लक्स जो कैटरीना कैफ लगाती है। ना, दो टाइप का लक्स होता है। कहाँ लगाती है वो, कोई ऐसे ही, ऐसे ही खाली आ, खाली प्रचार होता है। देखिए, एसिडिक प्लस उसको कहते हैं ना जो बेसिक गैंग को रिमूव करेगा। रिमूव, रिमूव बेसिक गैंग। ये जो अर्थी इंप्योरिटीज होगा, जिसका बेस नेचर होगा, उसको हम लोग एसिडिक फ्लक्स के निकालेंगे, और ये जनरली SiO2 करता है। और बेसिक फ्लक्स जो है वो रिमूव करेगा, क्या रिमूव करेगा बताओ उसी के तर्ज पे? रिमूव एसिडिक गैंग। और ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है जनरली इस्तेमाल, है ना? जल्दी लिखो, गैंग हो गया, फ्लक्स हो गया, अब एगो टर्म है स्लैग। हाँ, दोनों को मिला करके, गैंग और फ्लक्स दोनों को मिला के जो बनेगा उसको कहेंगे स्लैग। हाँ, हाइड्रोलिक वॉशिंग अभी बताना है, उसके पहले कोई टर्म, क्योंकि वहां लिखना पड़ता है हमको गैंग, डेंसिटी का डिफरेंस। ये था क्या 10वां में पढ़ना? 10वां में था ये? नहीं, 10वां में कहाँ है? कौन चैप्टर में है? हाँ हाँ, करता रहता है। ना, ये चैप्टर 10वां में नहीं है, 9वां में होगा।
हटा ना दिया था जी, बहुत पहले था। अच्छा, होगा तो ध्यान नहीं चैप्टर। जल्दी। स्लैग। तू लोग कुछ होने देगा? लोग बदमाशी खाली करता है कि। स्लैग। स्लैग। गैंग और फ्लक्स दोनों मिल जाएगा ना, गैंग और फ्लक्स दोनों मिल जाएगा तो सफाई तो हो ही गया ना बाबू। ये इम्प्योरिटीज था, ये साफ करने वाला था, तो गंदगी बाहर। तो फ्लक्स हम लोग गैंग में जब मिलाते हैं तो ये स्लैग बन के ओर से निकल जाता है बाहर, स्लैग बन कर करके ओर से बाहर निकल जाता है। जैसे मान लो कि लोहा का ओर था हेमाटाइट Fe2O3, उसमें एक अर्थी इंप्योरिटीज था गैंग सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, कंपाउंड लिखता है तो बालू को कहते हैं, रेत का कण था उसमें, और होना ही चाहिए, अर्थ से निकला है तो रेत तो होगा ही, तो ये रेत का फॉर्मूला है। अब इसमें जो है ना हम लोग चूना मिला करके गर्म कर देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ऊपर से हम लोग क्या मिला देंगे, फ्लक्स CaO, चूना कहते हैं। अब ये बना देगा कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड स्लैग। और ये जो बनेगा इनफ्यूजिबल मास बनेगा, इनफ्यूजिबल मास, मतलब कि सॉल्युबल नहीं रहेगा, ये सारे ओर से अलग हो जाएगा, सारे ओर से अलग रहेगा, तो अपने आप ही सेपरेट हो गया कि वो गंदगी है ना। तो स्लैग, स्लैग जो हुआ वो पूरा का पूरा गंदगी, बाहर आया हुआ गंदगी हुआ, ओर से निकला हुआ गंदगी हुआ, जिसको निकाला है कौन, फ्लक्स। ठीक है, तो ये तीन टर्म होता है, गैंग, फ्लक्स और स्लैग। स्लैग का हमेशा इनफ्यूजिबल मास होगा। बतिया बतिया के तुम लोग अपना ही वैल्यू खराब करता है, उसी के सामने, वो दोस्तों के सामने। लिखा है, सब बात कह दिए। इस आयरन के एक्सट्रैक्शन में लगेगा कि आयरन में गंदगी होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड क्या लगेगा, फ्लक्स उसमें कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड नहीं मिलता, वो भी थोड़ा महंगा हो जाता है, चूना, तब पत्थर डालेंगे, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो कार्बोनेट डालेंगे तो अपने आप ही टूट के CO+CO2 होगा, तो फिर CO इस्तेमाल हो जाएगा SiO2, है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ द हाइड्रोलिक वॉशिंग ग्रेविटी सेपरेशन। देखो तुम लोग बेसिस समझो इसका, ऐसे पूरा प्रोसेस भी हमको समझाने का मन रहता है। देखो ऐसा एगो स्लोपिंग टेबल होता है, और इसमें ना पानी, पानी समझता है, पानी देखा है, क्या बात है। आज पानी है ब्लू ब्लू, कैसे है? एगो गाना गाता था जी,
आई ब्लू ब्लू पानी है देखो, है ना। और इसमें जो है ना थोड़ा थोड़ा मा ये सरफेस डिग रहता है, मतलब कि गोल गोल ये इसमें गड्ढा रहता है, ठीक है। और उधर से पानी का जेट पड़ा, जेट ऑफ वाटर, ये जेट ऑफ वाटर है, ये स्लोपिंग टेबल है सर, ये स्लोपिंग टेबल है। और इस पे रखा हुआ यहाँ पे जो है ना सर ढेर सारा ओर है, सब बात लिख दिए। ओर है, स्लोपिंग टेबल है, स्लोपिंग टेबल में बहुत सारा गड्ढा है, ठीक है। पानी का फवारा ऊपर से पड़ा, अब ये पूरा दहेगा, जो भारी होगा नीचे बैठेगा और जो हल्का होगा पानी के साथ दह जाएगा, बह जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वाशिंग, ठीक है। तो हमें जानना ये होता है दो बात, इट इज बेस्ड ऑन डेंसिटी डिफरेंस इन बिटवीन गैंग एंड ओर, ओर आर डेंसर सो सेटल द बॉटम, impurities are lighter, flow with water, क्लियर है। इट इज बेस्ड ऑन, लिखे जी, इट इज बेस्ड ऑन डेंसिटी डिफरेंस इन बिटवीन ओर एंड द गैंग। और बाकी कुछ ना लिखेंगे, समझा दिए सब, एग्जाम्पल पहले लिख दिए। ऑक्साइड और ना लिखे एग्जाम्पल जी, अच्छा तो नोहे में रहो तुम। फ्रॉथ फ्लोटेशन, कितना बार लिखे। लिख दिया, भूल करा, लिखो जल्दी। फ्रोथ फ्लोटेशन देखो कितना आसानी से बता देंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन। देखो ये सब फोटो तो ठीक ही है, पढ़ाई भी ठीक ही है,
चलो थोड़ा बचपन में, पानी का बाल्टा में पपीता का पेड़, देखा है पपीता का पेड़? उसका पत्ता होता है, लंबा लंबा पत्ता, उसका आगे वाला तोड़ दो तो गोल वाला पाइप मिल जाता है, और उसको पानी वाले बाल्टा में फूको तो नीचे से क्या निकलेगा? पानी के अंदर से बुलबुला निकलेगा। ये प्रोसेस उसी पे बेस्ड है। कर भी हम वही रहे, खाली मशीन लग गया है फूकने में। देखो क्या क्या है, इससे जेट ऑफ एयर जाएगा, हवा जाएगा हाई प्रेशर पे, दैट इज जेट। ये पाइप से हवा गया, यहां पर देखिए छेद बना हुआ है सब, इससे हवा निकलेगा बाहर। इस सॉल्यूशन के अंदर रखा हुआ है और प्लस वाटर प्लस ऑयल, यूकैलिप्टस ऑयल या पाइन ऑयल रहता है जनरली। है ना? घास का तेल भी बोलते हैं। यही तेल के बारे में रामदेव बाबा कहते रहते हैं कि मेरा वाला तेल खाओ, नहीं तो बाकी कंपनी वाला सब पाइन ऑयल या यूकैलिप्टस ऑयल मिला करके बेच रहा है ना? घास का तेल तो कहीं नहीं खा रहे हो, यही वाला तेल है। अब देखो, और में पानी और तेल दोनों का है मिलाएं, खास डिफरेंस के वजह से मिलाएं। वजह यह था कि और में इंप्योरिटीज भी था। अब सॉल्युबल दो ही चीज में कोई भी सबस्टांस होता है, चाहे तो पानी में चाहे तो तेल में, ज्यादा बड़ा सॉल्वेंट तो वही है। तो ये जो सल्फाइड और होता है ना, उसमें ओर्स जो होता है वो तेल में सॉल्युबल होता है, और जो है कहाँ सॉल्युबल है? ऑयल में। और इम्प्योरिटी जो है ना वो पानी में सॉल्युबल है। तो ये तीनों को मिला कर करके रेंज करने के लिए, ताकि मिक्स हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या देते हैं इसमें? खूब तेजी से हवा उसमें जाता है, हवा इससे निकलता है और पूरे सॉल्यूशन को रेंज करता है। जो तेल में सॉल्युबल हो गया वो पानी में हल्का हो जाएगा, नहीं पानी पर क्या होगा, वो तैरेगा। और जो पानी में सॉल्युबल हो जाएगा वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है? तो और जो है ना तेल में सॉल्युबल हो जाता है और फ्रॉथ बन जाता है, फ्रॉथ, फ्रॉथ बन जाता है, झाग। ठीक है? और पानी के सरफेस पे फ्लोट करता है, दैट इज बाय द नेम गिवन फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ बना और पानी में क्या कर रहा है, वो फ्लोट कर रहा है, दैट इज फ्रोथ कंटेनिंग ओर है ये, फ्रॉथ कंटेनिंग ओर, फ्रोथ कंटेनिंग ओर। ठीक है? और इम्प्योरिटीज कंटेनिंग वाटर नीचे है ना, एक तो आउटलेट यहाँ पे बना देता है, उसी से निकल जाएगा। एक आउटलेट बना देंगे यहाँ पे, ऐसे पानी यहाँ से निकल जाएगा इम्प्योरिटीज को लेकर के। ठीक है? और वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज नीचे, वाटर कंटेनिंग, वाटर के साथ क्या रहेगा इसमें? इम्प्योरिटीज। कितना आसान है देखो, फ्लोटेशन सीख जाना। हवा दिए, हवा से क्या हुआ, तो ये पूरा मिक्स होगा, मिक्स होगा, ऑयल में सॉल्युबल है और फ्रॉथ बनेगा, इम्प्योरिटी सॉल्युबल है वाटर में, नीचे बैठ जाएगा, बात खत्म, और निकल गया। फ्रोथ अब हटा लीजिए, और निकल गया। ऐसे ही केस में कभी कभी और में मिक्स रहता है। जैसे हम पीबीएस के लिए काम कर रहे हैं और साथ में जेडएनएस भी मिल गया है, चूंकि अर्थ में मिलता है। अब पीबीएस और जेडएनएस ये दोनों और ही है। अब ये दोनों मिल जाएगा तब हमें लेड निकालना था, मिल रहा है जिंक, हमें जिंक निकालना है, मिल रहा है लेड। तो ये दोनों आपस में इंप्योरिटीज है एक दूसरे का।
अब ऐसे ही केस में यहां पर एक सरफेक्टेंट मिलाना होता है ताकि ये दोनों आपस में कॉमन ना हो जाए, साथ ना हो जाए। इस सरफेक्टेंट को डिप्रेसेंट भी कहा जाता है, डिप्रेसेंट, जो ये दो ओर को कम टुगेदर आने नहीं देता है ना। और जैसे पीबीएस और जेडएनएस का मिक्सचर है तो इसमें मिला देंगे सोडियम साइनाइड NaCN, दैट इज एक्ट एज डिप्रेसेंट या सरफेक्टेंट। क्या करता है सरफेक्टेंट? सरफेस टेंशन देखता है लिक्विड का। क्या देखता है? सरफेस टेंशन। अब ये दोनों सेम ही है लेकिन दोनों का सरफेस टेंशन तो अलग होगा, तो सरफेस टेंशन में डिफरेंस पैदा करके ये दोनों को कम क्लोजर होने नहीं देता है। द केमिकल सबस्टांस विच डिफरेंशिएट लिक्विड लिक्विड while according to surface tension called as surfactant और डिप्रेसेंट। ठीक है, जहां पे पीवीएस और जेडएनएस होता है वहां पे कौन सा सरफेक्टेंट इस्तेमाल होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। इस बार भी देखिए पूछ ही रहे हैं, इस बार भी शायद है मॉडल पेपर पे, व्हाट इज सरफेक्टेंट। सरफेस केमिस्ट्री पूछ के कहता है सरफेक्टेंट, तो ये भी नहीं किया अभी तक। सब बात कह दिए नहीं यार, उसमें क्या करना है, अब लिखना भी है क्या? अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी डिफरेंस, लिखने की जगह ही नहीं रहता ना। अब लोग उतारते उतारते समय ये हो जाएगा, तो एक दिन और लग ही जाएगा इसमें। सब कुछ तो बता ही दिए हैं वैसे, आईआईटी के सिलेबस में नहीं ना है, नहीं ना है जी, किताबें में नहीं है तो क्या रहेगा। जानते हो एक आध साल इससे जानते हो कितना सवाल आया हुआ है? 13 नंबर का, आज से 3 साल पहले। हाँ मतलब कि गजब भी करता है कभी कभी। मतलब तुम लोग को हम बता रहे हैं कि मात्र 6 या 7 ही चैप्टर बढ़िया से पढ़ लोगे ना तो तुम्हारा बिहार बोर्ड तो पार लग ही जाएगा। 6-7 चैप्टर, ज्यादा नहीं। और जो जो इस बार हटा दिया है सिर्फ उसी को पढ़ लो तो हो जाएगा। जो जो हटा दिया है, जो जो पढ़ना है वो तो भारी था। अब जो केमिस्ट्री का सिलेबस इस बार जो आया नया वाला, वो तो एक को चैप्टर एक को टॉपिक उसका मिस ही नहीं कर सकते, वही तो इम्पोर्टेंट था। जिसको हम लोग वैसे ही थोड़ा खेल खेल में लेते थे वो सबको हटा ही दिया है। अब उतना ही से बिहार बोर्ड में काम हो जाएगा, 70 के 70 जो हटा दिया है उससे 70 के 70 आ जाए। आसान आसान, उतना माथापच्ची करने की जरूरत न था कि सॉल्यूशन के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालते रहे कितना, अब वेंट ऑफ फैक्टरो लग जाता है, उतना दिमाग का जरूरत नहीं, ये सब सवाल आता है। राइट द शॉर्ट शॉर्ट नोट्स ऑन फ्रूट फ्लोटेशन, एक बार आता है क्या? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज डिप्रेसेंट, यह वो डिप्रेसेंट लिखल है, यही वो ऑब्जेक्टिव बनता है। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज सरफेक्टेंट, जो हम कह रहे हैं मजाक नहीं लेना, ये जो 7 चैप्टर 6 चैप्टर हटाया है ना उसी से बोर्ड में काम आ सकता है, आसान भी ले, मामूली नहीं लेना। यदि उधर में भारी ये लगता है, अब बोर्डे निकालना है, एम बोर्डे का रखना है, तो फिर यही पकड़ना होगा। ये आसान है, इसमें खाली कह देने से काम हो जाता, उसमें तो दिमाग लगाना पड़ता। पढ़ाएंगे भी हम तब भी थोड़ा तुम्हारा दिमाग लगेगा तब क्वेश्चन बन जाए। हालांकि बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, दिमाग तुम्हारा लगेगा जब कंपटीशन में बैठ रहे हो तब, वो तो ऐसे बना ही दोगे सब। लेकिन यदि रखता है तो ये बोर्ड मटेरियल और वो ये मटेरियल पढ़ना इसलिए जरूरी है ना कि कोई कोई बच्चा कहता ना हम इंजीनियरिंग ना करेंगे, बीटेक करवे नहीं करेंगे, हमारा सर एमए नहीं रहा शुरू से, तो क्या करेगा? CUET एगो परीक्षा होता है,
नहीं होता है। जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा तो थोड़ा अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाए, उसका परीक्षा दोगे तभी ये सब अभी आवेगा, जब बोर्ड में है तब, तो वहां भी काम आ सकता है। आईआईटी में तो काम ना आ रहा है, ये तो तय हो गया है ना। तो किसी का थोड़ा यूजफुल एस्पेक्ट्स और खराब एस्पेक्ट्स, अब देखो झोला पाटी झोला टांगा, लिखे नहीं, लिख लिया, सब हो गया। द केमिकल सबस्टांस विच यूज टू सेपरेट टू लिक्विड बाई सरफेस टेंशन कॉल्ड एज सरफेक्टेंट। लिखो जरा, थोड़ा सा लिखाई देंगे हम। बेस्ड ऑन वेटिंग या solubility difference of ore and impurities, based on weighting या solubility difference of ore and impurities, सल्फाइड और generally soluble in while impurities soluble in water, or with while form froth and float on the surface of water, while impurities settle down with water या इन वाटर, पानी थोड़े सेटल करेगा, डाउन इन वाटर। इस तरह से होता है फ्रोथ फ्लोटेशन, और फ्रोथ से हम लोग ओर को अलग कर लेंगे, है ना। ओर विथ वाइल फ्रॉम फ्रोथ। इफ two sulfide ore are there, like ZnS and PbS, then we use surfactant, जिसका दूसरा नाम डिप्रेसेंट। ये भी पूछता है रे बच्चा, जैसे व्हाट इज सरफेक्टेंट लिखा है ना, वैसे व्हाट इज डिप्रेसेंट, है ना। तो ऐसा नहीं लिखना कि वैसा दवाई जो आदमी को परीक्षा में फेल होने के बाद डिप्रेस कर दे, कॉल्ड एज डिप्रेसेंट। तुम लोग उस समय में बहुत दिमाग वाला हो जाता है और हर शब्दों का अर्थ निकालने लगता अपने हिसाब से। इफ टू सल्फाइड और आर देयर like ZnS PbS, then we use surfactant or depressant like NaCN to separate them according to their surface tension। तो व्हाट इज सरफेक्टेंट लिख देगा इतना बात से कि द केमिकल सबस्टेंस विच यूज टू सेपरेट जिंक सल्फाइड लेड सल्फाइड इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन।
ZnSPbS नहीं याद रहेगा तो सल्फाइड और वो तो आपने पूछेगा सवाल में कि ZnSPbS दोनों मिला हुआ है तो कौन सा सर्फेक्टेंट इस्तेमाल करेंगे, तो NaCN करेंगे। क्लियर है? कहाँ जाएगा अब रे? ये जा रहा है ना, कहाँ जाने के लिए बेचैन है? खत्म तो हो ही गया, अभी मैं नहीं जाता था। अगले दिन आइए इसी में से कुछ और टॉपिक देख लेंगे, और दो चार अक्षर सॉलिड एसिड का भी कुछ देख लेना है ना।